हेलो गुड मॉर्निंग। ये चैप्टर सॉल्यूशंस का लेक्चर 9 है। आई एम अरुण रैना। तो फर्स्ट आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट। पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट होते क्या हैं? पार्ट्स पर मिलियन किसके बराबर होगा? तो सिंपल है, इसमें ऊपर आपने लिखना है मास या वॉल्यूम कुछ भी होगा, नीचे लिखना है टोटल मास। एक और बात कि सबसे पहले ये भी कंपोनेंट का होता है, अपॉन टोटल मास, और इनटू में मल्टीप्लाई में करना है 1 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है? 10 की पावर 6। 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 को अगर देखें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख के बराबर होता है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 होता है 10 लाख के बराबर, और 1 मिलियन बोलते हैं। तो डिफाइन कैसे करोगे? देखो, जैसे होता है परसेंटेज को डिफाइन करते हो, ऊपर लिखते हो मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ दैट कंपोनेंट डिजॉल्व पर मिलियन, डिजॉल्व पर मिलियन ऑफ द सोल्यूशन। और ये बहुत ही डाइल्यूट, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे हैं? मिलियन से मल्टीप्लाई कर। तो इसका मतलब है बहुत ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये यूज़ होती है पार्ट्स पर मिलियन। द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ parts per million, which is abbreviated as ppm. Parts per million of a component may be defined as the amount of that component dissolved per million of the solution. by mass भी हो सकता है, by volume भी हो सकता है, by mass per unit volume भी हो सकता है। अगर by mass हुआ, ऊपर भी mass लिखना है कंपोनेंट का, नीचे mass solution का लिखना है, और मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 6। नेक्स्ट, अगर पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट बाई मास पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, WV, तो ऊपर मास लिखना है, नीचे वॉल्यूम लिखना है, इंटू 10 की पावर 6। बाई वॉल्यूम हुआ, बाई वॉल्यूम, तो ऊपर भी वॉल्यूम लिखना है, नीचे भी वॉल्यूम, और 10 की पावर 6 के। एक्सप्रेस किस में करते हैं? PPM इसका यूनिट है। सपोज करते हैं 0.4 ग्राम फ्लोरीन प्रेजेंट है 250 cc ऑफ टूथपेस्ट। ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है, तो कौन सा होगा? पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कंपोनेंट बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऊपर लिखोगे सिंपल, ऊपर लिखोगे मास, नीचे लिखोगे वॉल्यूम, इंटू 10 की पावर 6 कर लोगे। 0.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 250। तो इसको ऐसे देख लो, 0.4, 10 की पावर 6 को ना मैंने 3 0 ले लिया, 10 की पावर 3 बच गया पीछे। 250 के साथ डिवाइड किया, 250 और ये 4, 0.4 को 4 के साथ किया तो 1.6 बन गया, इंटू 10 की पावर 3। क्लियर? तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। सॉलिड की कितना डिजॉल्व होगा इन ए लिक्विड, वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तो क्या होता है? सॉलिड डिजॉल्व, एक लिक्विड ले लिया और इसमें सॉलिड डालते गए, तो एक स्टेज आ जाएगी जिस टाइम पे इसमें और ज़्यादा सल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब सोल्यूशन कैसा बन जाएगा? सैचुरेटेड बन जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हीट होने से और भी डिजॉल्व हो सकता है, तो उसको कहते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तो क्या है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉलिड dissolved in 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टू मेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अब है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। नेचर किसका? सॉलिड का और लिक्विड का। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, कि सिमिलर चीज़ें सिमिलर डिजॉल्व करती हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है? कि जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड जहाँ पोलर हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में, डिजॉल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। और दूसरा है लाइक डिजॉल्व लाइक का सिंपल मतलब है कि आयनिक जहाँ पोलर डिजॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में,
और नॉन पोलर डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। यही है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जो सॉलिड और लिक्विड डिसॉल्व हो रहे हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है। तो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज गवर्न्ड बाय द रूल लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब आयनिक सॉलिड जो हैं वो डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, कोवलेंट सॉलिड जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसे NaCl है, ये कैसा है, ये आयनिक है, ये वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व होता है देन शुगर, शुगर से भी ज़्यादा। आयोडीन जो है, वेयर एज आयोडीन इज मोर सॉलेबल इन अल्कोहल आर CCl। आयोडीन आपको पता है, आयोडीन I2 ये सॉलिड है और ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्योंकि ये सारे मालिक्यूल जिसमें सेम होते हैं ना वो तो नॉन पोलर होता ही होता है, तो ये नॉन पोलर है इसलिए नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, वाटर में नहीं। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर के बेस पे देखो 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड द सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू। तो देखो जैसे कोई सोल्यूशन हो, ले लिया हमने सॉलिड, लिक्विड और हीट करना है और फिर सोल्यूशन बनता है। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, इसको हीट चाहिए, इट रिक्वायर्स हीट। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए हीट चाहिए, ये हो गया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक तो क्या होगा, इस सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, हीट चाहिए, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनकी सॉल्युबिलिटी दो सॉल्यूशन विच हैव एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी, जिनकी एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी है उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा केस देखते हैं आप, सॉलिड लिक्विड और बन जाता है सॉल्यूशन और प्लस हीट। इसको हीट नहीं चाहिए, ये रिलीज करता है, ये हो गया एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इसमें हीट नहीं चाहिए और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब द सॉल्यूशंस विच हैव एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर। तो यही लिखा है ये हमने पढ़ लिया। टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड द सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट आ गया द सब्सटेंस विद एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी, जिनमें हीट चाहिए, सच एज NaNO3 KNO3 NaCl KCl, ये बेस में लिखने हैं 3 आपने। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट गिव्स द सॉल्यूशंस। हैंस अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल इनको हीट चाहिए ना, देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट द सब्सटेंस विद एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी। एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी जैसे ग्लूकोज हो गया, सीजियम सल्फेट हो गया, Na2CO3 1 टाइम्स H2 हो गया, ये यहाँ पे है एरो। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स द सॉल्यूशन प्लस हीट। इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, हैंस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसे सबस्टांस भी हैं, देयर आर सम सबस्टांसेस सच एज Na2SO4 10 टाइम्स H2। ये याद करने कौन कौन सी किसकी एग्जांपल आती है, CaCl2 6 टाइम्स H2, NH4NO3 whose solubility initially increases with temperature। जिनकी स्टार्टिंग में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। देयर आर सम सबस्टांसेस सच एज ये हुज सॉल्युबिलिटी इनिशियली इंक्रीजेस with increase in temperature till at a particular temperature called transition temperature, and then उसके बाद क्या होता है, solubility decrease होती है। जैसे Na2SO4 10 टाइम्स H2O लिखा है, अगर इसको आप 32.4 के ऊपर हीट करते हो, आगे भी Na2SO4 आना है, तो ये टूट जाता है और बिलो 32। तो जब ये होता है लो टेम्परेचर पे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। मतलब पहले इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, एंडोथर्मिक, बाद में इसकी एक्सोथर्मिक बन जाती है। Na2SO4 यहाँ पे Na2SO4 है, ठीक है।
दिस चेंज इन सॉल्युबिलिटी अराइज ड्यू टू चेंज इन फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग। पहले 10 टाइम्स H2O था, फिर ये एनहाइड्रस हो जाता है ऑन हीटिंग, सच एज हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बन जाए, जहाँ वन हाइड्रेटेड फॉर्म से अनदर, जहाँ अल्फा से बीटा फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड है प्रेशर ऑफ द सिस्टम। प्रेशर का, क्योंकि आपको पता है गैस पे तो प्रेशर लगा सकते हो, लिक्विड पे भी थोड़ा बहुत, और सॉलिड पे तो बिल्कुल नहीं। तो सॉलिड और लिक्विड है ना इसमें, सॉलिड एंड लिक्विड, तो सॉलिड और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, इसलिए प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। द प्रेशर ऑफ द सिस्टम हैज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्यों? क्योंकि दोनों ही सॉलिड और लिक्विड जो हैं वो लिटल कंप्रेसिबल हैं। नेक्स्ट आज का हम न्यूमेरिकल टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखो सिंपल है, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है। जैसे एसिड लेते हैं, उसका मास होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। वो बेसिसिटी कहाँ चलेगी? ऊपर। अगर आपको याद हो, वेट अपॉन मोलर मास को क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, तो क्या बन जाएगा? मोलैरिटी। तो आ जाएगा मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। नॉर्मेलिटी किसके बराबर? मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी फॉर एन एसिड। अगर बेस हो तो बेसिसिटी की जगह एसिडिटी लिखोगे, और अगर साल्ट होगा तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सिंपल। नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन, number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. Next, normality equal to mass of solute upon equivalent mass into volume. equivalent mass की फार्मूला बदल लेते हैं एसिड के लिए, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी, अब वो ऊपर चले जाएगा, मास ऑफ solute इंटू बेसिसिटी अपॉन मोलर मास अपॉन इंटू वॉल्यूम। अब इस पूरे की जगह क्या लिखोगे? मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ गई? मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी। सिमिलरली अगर बेस हो तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। अगर साल्ट होगा तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो देखो इसमें गिवन क्या है? मास ऑफ सोल्यूशन H2SO4 है 9.8 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 250 सेंटीमीटर क्यूब, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। 250 सेंटीमीटर क्यूब में तो इंटू 1000 कर लेना, तो मोलैरिटी निकल जाएगी। नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है? मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, तो वो कर लेना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 9.8 ग्राम को डिवाइड करोगे 98 से, ग्राम मोल इनवर्स से, तो मिल जाएगा 0.1 मोल। फिर उसके बाद मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन 0.1 अपॉन 250, इधर 98 लिखना ना, 0.4। नॉर्मेलिटी किसके बराबर आ जाएगी? अब ये बेसिसिटी कितनी है इसमें H2SO4 में? कितने हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव है? 2, तो वो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 0.8। क्लियर? अब ये है आपका, ये आ जाएगा, देख लें। नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, हेंस नॉर्मेलिटी इक्वल टू 0.4 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, 0.8 नॉर्मल। टेस्ट अब ये, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये करना है आपको। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल याद रखना है फार्मूला। इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है CH2OH, CH2OH। ये एक अल्कोहल है, डायोल है, जिसमें 2 OH ग्रुप है, इथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट डिफाइन करनी है टर्म्स मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मास परसेंटेज। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय।